आयुर्वेद के जो 8 अंग हैं उनका नाम है काय मतलब काय चिकित्सा, बाल बाल रोग या फिर कौमार भृत्य, ग्रह ग्रह चिकित्सा या फिर भूत विद्या, ऊर्ध्वांग ऊर्ध्वांग अथवा शालाक्य तंत्र, शल्य तंत्र, दंष्ट्रा जिसे सामान्यतः कहते हैं अगध तंत्र, जरा जिसे सामान्यतः कहते हैं रसायन, और वृष जिसे सामान्यतः वाजीकरण से जाना जाता है। अष्टौ अंगानि तस्याहु, तस्य मतलब आयुर्वेदस्य, आयुर्वेद के 8 अंग कहे गए हैं जिसमें चिकित्सा संश्रित है। ओके, तो जो चिकित्सा है, आयुर्वेद की जो चिकित्सा है वो इन 8 अंगों में आश्रित होने के कारण आयुर्वेद को अष्टांग कहा गया है। पहले तो हम एक शॉर्ट में देख लेते हैं काय चिकित्सा में क्या आता है। अग्नि विकृति संबंधी विकार मतलब मेटाबॉलिज्म से संबंधी या मेटाबॉलिज्म की डिस्टर्बेंस की वजह से जो कुछ होता है वो सारा काय चिकित्सा के अंतर्गत आ जाता है। देन कौमार भृत्य या बाल रोग, तो स्त्री विकार, गर्भिणी, गर्भ और 16 वर्ष तक के बालक की जो भी व्याधि है, चिकित्सा है, वो सारा कौमार भृत्य के अंतर्गत आ जाता है। तो अभी हम मॉडर्न की अगर बात करते हैं तो पीडियाट्रिक्स में केवल बच्चों का ही आता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि मतलब बच्चा तो ऑफ कोर्स कंसेप्शन पे ही स्टार्ट हो गया, लेकिन नॉट जस्ट कंसेप्शन, कंसेप्शन के पहले भी शुक्र और आर्तव मतलब जो जैसे स्पर्म और ओवम होता है जिससे कि आगे चल के अब वो गर्भ की उत्पत्ति होने वाली है, उनका भी इसमें विचार किया जाना चाहिए। ग्रह चिकित्सा या भूत विद्या, तो ग्रह भूत इत्यादि से होने वाले जो विकार हैं उनकी चिकित्सा ग्रह चिकित्सा के अंतर्गत आ जाती है। शालाक्य तंत्र में क्लेविकल के ऊपर ये जो हमारी गर्दन पे जो हड्डी होती है जिसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, इसके ऊपर जितने भी ऑर्गन्स हैं, सिर, गला, आँख, कान, नाक, क्या कहेंगे, ब्रेन, तो ये सारा का सारा इसमें जो भी डिजीज होता है वो सारा शालाक्य तंत्र के अंतर्गत आ जाता है। शल्य तंत्र बेसिकली अगर हम वर्ड टू वर्ड की बात करते हैं तो बॉडी में अगर कोई एक्सटर्नल चीज एंटर कर जाए तो उसे कहते हैं शल्य, है ना। तो उसको कैसे निकालते हैं, सर्जरी से निकालते हैं, है ना। इवन जैसे पस फॉर्मेशन हो गया तो वो भी हमारे बॉडी के लिए अब एक एक्सटर्नल चीज है, उसको बाहर निकालने की आवश्यकता है, तो उसको भी हम सर्जरी करके, है ना, कट करके निकालते हैं। तो जो भी सर्जरी है वो सारा का सारा शल्य तंत्र के अंतर्गत समाविष्ट होता है। देन अगत तंत्र जो है वो पॉइजन या विष से संबंधी शास्त्र है। रसायन में रिजुविनेशन या धातु पोषण, धातु मतलब जो बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो इनका नरिशमेंट या आयु का वर्धन, लाइफ को कैसे लंबा करना है, इलोंगेशन, या हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपने जीवन को हेल्दी और नॉट जस्ट हेल्दी मतलब क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज दोनों बेसिस पे या दोनों तरीकों से हम अपने जीवन को कैसे बेहतर और बड़ा बना सकते हैं, ये रसायन के अंतर्गत आता है। और 8वां वाजीकरण, तो मेल सेक्सुअल स्ट्रेंथ या मेल फर्टिलिटी जिससे संबंधी जो शास्त्र है वो है वाजीकरण। अब ये आ सकता है प्रश्न दिमाग में कि वाजीकरण अलग से लिखने की आवश्यकता क्या थी। तो ये सबको पता होना चाहिए कि जो बायोलॉजिकल मोटिव है लाइफ का वो है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है कि लाइफ कंटिन्यू रहे। ये दो तरीके से होती है, या तो हम अपनी लाइफ को मेंटेन करें या तो हम आने वाली मतलब जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दें जिससे कि वो लाइफ को कंटिन्यू करें, है ना। तो हर एक एनिमल में या हर एक प्लांट में या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये क्वालिटी होती है। तो ह्यूमन बीइंग्स में इस वजह से ये जो है इनफर्टिलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय होने से इसे 8वां अंग कहा गया है। अब इनको विस्तार में देखते हैं, है ना। तो अरुण दत्त क्या कहते हैं, काय चिकित्सा का अर्थ कि प्रशस्त दोष, प्रशस्त धातु और प्रशस्त मल, ये 3 जो शब्द हैं, दोष, धातु, मल, बेसिकली हमारा शरीर जो है वो दोष, धातु, मल से ही बना हुआ है। आगे हम विस्तार में देखेंगे, फिलहाल शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जो भी फिजिकल चीज़ें हैं, मतलब हमारा शरीर जिन फिजिकल तत्वों से बना है ना, जैसे मान लीजिए एक साइकिल है,
तो उसमें चेन लगी है, सीट लगी है ना? तो ये जो सारी चीज़ें बनी हैं, तो शरीर किससे बना है? धातु से बना है। फिर इनकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, मतलब जो चल रहा है, जैसे मान लीजिए पंखा चल रहा है ना, तो पंखुड़ियाँ हैं, उसकी डंडी है, तो ये धातु है। और वो जो बिजली दौड़ रही है, जो कि उसको चला रही है, ये दोष है। तो हमारे शरीर में भी इसी प्रकार से जो दोष है, वो उसको चलाते हैं। और जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है, ये सारा मल कहलाता है। तो इन सब का अच्छी क्वालिटी का होना, तो इनसे बनने वाले संपूर्ण शरीर की चिकित्सा, मतलब दोष, धातु और मल, इनसे बना हुआ जो शरीर है, संपूर्ण शरीर, इसकी चिकित्सा को काय चिकित्सा कहते हैं। या फिर जो बढ़ता है, अब बढ़ता क्या, पूरा शरीर ही बढ़ता है ना? हमारे बॉडी का हर ऑर्गन जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है, साइज में बढ़ रहा है। अगर साइज में नहीं भी बढ़ रहा है तो भी सेल डिवीजन तो हो ही रहा है, उसको नरिशमेंट तो मिल ही रहा है। तो ऐसे सभी जो ऑर्गन है या ऐसी सभी जो तत्व है हमारे, वो सब उनकी चिकित्सा काय चिकित्सा के अंतर्गत आ जाती है। उदाहरण के लिए क्या लिख रहे हैं, तो सर्व शरीर को जो तकलीफ दें, जो आमाशय और पक्वाशय से उत्पन्न होते हैं। आमाशय यानी और पक्वाशय हमारा जीआईटी का हिस्सा है, हम आगे देखेंगे। जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है या जो पाचन तंत्र है, उसमें उसका हिस्सा है आमाशय और पक्वाशय। तो आमाशय और पक्वाशय से उत्पन्न होने वाले ज्वर, ज्वर इज लाइक जैसे फीवर होता है, शरीर का गर्म होना, रक्त पित्त, कहीं से ब्लीडिंग होना, अतिसार, लूज मोशन, तो इत्यादि, है ना? ज्वर, रक्त पित्त, अतिसार, ऐसे जो रोग हैं, इनका जो चिकित्सा है वो काय चिकित्सा के अंतर्गत आ जाता है। बेसिकली दोष, धातु और मल से बने हुए संपूर्ण शरीर की चिकित्सा ही काय चिकित्सा है। ओके। और इसमें सभी अवस्था, बाल, यौवन, वृद्ध और सभी अवयव, शिर, पानी, पाद, सभी का ग्रहण किया जाता है। मतलब बेसिकली मेडिसिन में मतलब मेडिसिन किसी भी प्रकार की हो या किसी प्रकार की मेडिकल प्रैक्टिस हो, सबका समावेश काय चिकित्सा में हो जाता है। ओके। फिर उसमें से ये सारे के सारे कार्व आउट होते जाते हैं। कैसे? तो काय चिकित्सा में ही ज्वर भी आ गया, है ना, फीवर। लेकिन अगर वो ज्वर किसी छोटे बच्चे को हुआ तो हम उसको फिर बाल रोग में शिफ्ट कर देते हैं, है ना? तो शरीर में जितनी भी व्याधियां हुई और मन में भी जितनी भी व्याधियां हुई, वो सारी काय चिकित्सा के अंतर्गत आ जाती है। फिर उसमें से बच्चे को जो भी होता है, वो सारा बाल रोग के अंतर्गत आ जाता है। क्या कह रहे हैं कि बालक, स्त्री रोग और प्रसूति संबंधी जितने भी विकार हैं, उन सबका समावेश बाल रोग इस फील्ड में या इस अंग में होता है। तो अलग से क्यों बताया अंग? क्योंकि बच्चों का जो बल है वो अभी कंप्लीट, मतलब पूरी उनकी ग्रोथ नहीं हुई है। अभी उनके जो फीचर्स हैं वो प्रकट नहीं हुए हैं ठीक से। उनका जो मेडिसिन है वो अलग होता है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा, क्वांटिटी भी कम होगी। फिर क्या कहेंगे, लैक्टेशन है, लैक्टेशन का भी इसमें डिस्क्रिप्शन आता है, और लैक्टेशन से संबंधी जो डिजीज़ है उनका भी डिस्क्रिप्शन आता है। तो ये सब चीज़ें अलग हो जाने की वजह से बाल रोग का अलग से वर्णन किया गया है। तो कुल मिला के पूरे शरीर में जो बीमारी है, शरीर और मन में, उनका काय चिकित्सा में आ गया। लेकिन अगर किसी बच्चे में हुई तो उसको वहां से हटा के बाल रोग में शिफ्ट कर दिया। ग्रह चिकित्सा, देवता, यक्ष, पित्र, ब्रह्म, राक्षस इत्यादि जो एंटिटीज हैं जो हमारे आसपास घूमती रहती हैं, तो ये किसी प्राणी को अगर ग्रहण कर लेती हैं, उसको पकड़ लेती हैं, तो उनकी जो चिकित्सा या उनका जो शांति कर्म है उसे ग्रह चिकित्सा या भूत विद्या कहते हैं। देन शलाक्य तंत्र, तो जत्रु के ऊपर, जत्रु यानी कि जो क्लेविकल है, जो नेक में बोन है हमारे, जो आगे दिखता है कॉलर के आसपास, कॉलर बोन या ब्यूटी बोन, तो इसके ऊपर जो भी है, आंखें, कान, नाक इत्यादि, इसमें जो भी रोग है और उसमें जो भी प्रोसीजर होती है वो सभी शालाक्य तंत्र कहे जाते हैं। हिमाद्री ने ऊर्ध्वांग का अर्थ जो है वो शिर दिया है। हम यहाँ पर दो टीका देख रहे हैं, एक अरुण दत्त की और एक हिमाद्री की। अरुण दत्त का जो भी रेफरेंस है वो ब्लू कलर में है, हिमाद्री का जो रेफरेंस है वो रेड कलर में है। और कहीं कहीं पर दोनों ने सेम ही चीज कही है, तो मतलब हमने कोई एक ही कलर लिया है, फिर दो बार उसको रिपीट नहीं किया है। तो हिमाद्री ने सिर के लिए ऊर्ध्वांग शब्द प्रयोग किया है। शल्य तंत्र जैसे पता है, सर्जरी से संबंधी या फिर कोई
व्रण हुआ है, कोई वुंड वगैरह हुआ है, कोई एक्सटर्नल इंजरी या वुंड है, तो वो भी शल्य तंत्र में आ जाता है। देन अगध तंत्र, तो श्लोक में दंष्ट्रा शब्द मिलता है। दंष्ट्रा मतलब जो दंश करने वाला, जैसे सांप अपना दांत गड़ा देता है ना? तो दंष्ट्रा शब्द वहां से आया है, लेकिन गड़ा के क्या करता है, विष छोड़ता है। तो ये जो ब्रांच है, भले श्लोक में दंष्ट्रा दिया है, पर हमें समझना चाहिए कि ये जो ब्रांच है, ये अगध तंत्र ब्रांच है, जिसमें हर प्रकार के विष का समावेश हो जाता है ना? पहले जो है बहुत कॉमन था, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, मकड़ी पॉइजनिंग के केसेस, छिपकली पॉइजनिंग के केसेस, है ना? लोग जंगलों में घूमते थे, मतलब जंगलों में ही रहते थे एक प्रकार से देखा जाए। तो उस समय पॉइजनिंग बहुत होती थी, इस वजह से इसका एक अलग अंग बना दिया गया। आज भी कई जगहों पर आप देखेंगे तो जो अगध तंत्र की ओपीडी है वो अच्छी खासी चलती है, और कई बार डायग्नोसिस हम मिस कर देते हैं, होता वो विष की वजह से, और हम उसको एक कॉमन एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। आई रिमेम्बर एक पेशेंट थे, उनके नेक पे जहाँ पे कॉलर होती है, तो कॉलर की रगड़ से वहाँ पर एक 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर के आसपास का रेडिश खुजली वाला एक लीजन बन गया था, जिसमें उभार था। ज़्यादा उभार नहीं था, मान लीजिए एक आधा 1 mm के आसपास। तो पहले तो लगा कि स्किन डिजीज, मतलब फंगल टाइप का लगा, उन्होंने फंगल ट्रीटमेंट दिया, उससे गया नहीं। फिर लगा कि एलर्जिक है, फिर मैंने कहा कि वो जो कॉलर है वो रगड़ने से हो रहा होगा, उन्होंने वो भी ट्राई किया कि कोई रुमाल वगैरह रख लिया, फिर भी नहीं हुआ। देन एक दिन जो है उनको बिलवादी गुलिका, जो कि एक अगध है, मतलब जो पॉइजन को कम करता है, ऐसे मेडिसिन का अपन ने यूज़ किया, और विद इन 3 days वो उससे ख़त्म हो गया। जो कि आई गेस 2 या 3 महीने हो गए थे, वो इतना कोई विशेष इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा रहा था, थोड़ा कम होता था फिर आ जाता था। लेकिन जब हमने इसका यूज़ किया तो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। अब वहाँ पे किसी कीड़े ने नहीं काटा था, लेकिन कुछ ऐसा वहाँ पे लग गया होगा, या कुछ ऐसे रिएक्शन वहाँ पे हुई जिसने वहाँ पर पॉइज़न की उत्पत्ति की, और वो पॉइज़न की वजह से पेशेंट को वहाँ पर वो फंगल इन्फेक्शन टाइप का एक लीजन हो रहा था। तो ये बहुत कॉमन है। हम जैसे आगे चलेंगे देखेंगे आगे कि बहुत कॉमन है ये, कि शरीर में विष की क्या कहेंगे, विष प्रेज़ेंट होता है, और हम उसको ट्रीटमेंट कुछ दूसरा ही देते रहते हैं। तो ये बहुत काम आता है हमारे अगल तंत्र जो ब्रांच है। देन रसायन, तो जो धातु हैं, धातु यानी कि जो हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे अभी हमने बताया था, तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बॉडी के फिजिकल जो ब्लॉक्स हैं, तो उनका जो पोषण करता है, जिससे कि एज रुक जाती है ना? वो ऐड आता है ना कि बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए, है ना? तो और बुढ़ापे से जो बचाता है, तो ऐसा जो अंग है, ऐसी जो ब्रांच है, उसे रसायन कहते हैं। श्लोक में शब्द दिया है जरा, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। ओके, श्लोक में हम देखते हैं तो श्लोक में जरा शब्द दिया है, जरा का अर्थ है बुढ़ापा। जैसे कि कहते हैं ना कि वो बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण हो गई है, या कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो गया है, तो जीर्ण मतलब जरा, मतलब जो पुराना हो गया है ना? तो बुढ़ापे की जो चिकित्सा है वो रसायन है, लेकिन ऑफ कोर्स रसायन हमने पहले ही शुरू कर देना चाहिए ताकि बुढ़ापा आए ही नहीं। अंत में वाजीकरण, तो मैथुन से संबंधी और संतान से संबंधी, मतलब मेल सेक्सुअल पावर और मेल फर्टिलिटी, इन दोनों से संबंधी जो अंग है वो वाजीकरण कहलाता है। पहले ऐसे माना जाता था कि जिसके जितने ज़्यादा बच्चे उसकी उतनी ज़्यादा, क्या कहेंगे, एक सोशल स्टेटस माना जाता था, है ना? धृतराष्ट्र के 100 पुत्र या और ज़्यादा ही बच्चे थे। तो पहले ये सब चलता था कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा सोशल स्टेटस, क्योंकि फिर मतलब अब पहले ऐसा ये नहीं था कि बच्चे पालने पे इतना ज़्यादा खर्चा होने वाला है। तो और दूसरा क्या था मेनली, जो मुख्य कारण है बाजीवन को अलग रखने का, तो जो डेथ रेट है वो पहले काफ़ी ज़्यादा था, है ना? आप भी जानते होंगे, मतलब कुछ अगर हम 50-100 साल पहले की बात करें, अभी भी कुछ लोगों को जानकारी होगी, तो पहले लोग 10-10 बच्चे पैदा कर देते थे, पता चला 4 मर गए, 6 मर गए, और फिर 4 बच गए, इस टाइप से। तो इस वजह से ज़्यादा बच्चे पैदा करने का वो ट्रेंड उस समय था। आज की डेट में डेथ रेट काफ़ी कम हो गया है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, इसलिए हम 1 या 2 बच्चे का सोच रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाते थे, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइफ का मोटिव क्या है?
लाइफ को आगे बढ़ाना। तो लाइफ आगे बढ़ाने के लिए आपको बच्चे ज़्यादा पैदा करने हैं। बच्चे ज़्यादा पैदा करने के लिए यहाँ पर वाजीकरण इस अंग का डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है ना। श्लोक में क्या शब्द है? वृष। तो वृष का अर्थ हेमाद्री कहते हैं स्त्री प्रसंग। तो स्त्री प्रसंग से संबंधी जो अवयव है या जो अंग है अष्टांग आयुर्वेद का, उसे कहेंगे वाजीकरण। तो ये 8 अंग हैं आयुर्वेद के, जिनमें ये आयुर्वेद शास्त्र जो है वो विभाजित किया गया है। चिकित्सा शब्द जो है, चिकित्सा शब्द का अर्थ होता है व्याधि का प्रतिकार। व्याधि मतलब जो तकलीफ दे रहा हो उसको दूर करने के लिए हम जो भी करते हैं उसे चिकित्सा कहेंगे। तो धातु विकृति जब होती है, धातु मतलब जो बिल्डिंग ब्लॉक है, विकृति मतलब जो खराब हो जाए, तो ये जब खराब हो जाते हैं तो भिषक आदि, भिषक यानी कि वैद्य जो डॉक्टर है, तो वैद्य परिचारक मतलब जो असिस्टेंट है, रोगी मतलब जो पेशेंट है, और मेडिसिन, ये चारों मिलकर उसको स्टेबल करने के लिए, मतलब जो धातु विकृत हो गए इन धातुओं को वापस नॉर्मल स्टेज पर लाने के लिए जो कुछ भी करते हैं उसे चिकित्सा कहते हैं। मतलब दोष, धातु और मल ये जब अनस्टेबल हो जाते हैं तब डिजीज होता है, और जब ये वापस नॉर्मल स्टेज पे आते हैं तो हेल्थ मेंटेन होती है। तो अनस्टेबल दोष, धातु, मल को स्टेबल करने के लिए डॉक्टर, पेशेंट, मेडिसिन और जो भी असिस्टेंट है, ये सब मिलके जो कुछ भी करते हैं वो सारा का सारा चिकित्सा कहलाता है। ये इसका डेफिनेशन है। तो सबसे पहले काय चिकित्सा का वर्णन क्यों किया गया अष्टांग में? क्योंकि पूरे शरीर और मन में होने वाले जितने भी विकार हैं उन सबकी चिकित्सा का ही समावेश काय चिकित्सा में हो गया। लेकिन सबसे पहले बच्चा पैदा हो, मतलब सबसे बाल्यावस्था होती है, फिर वो बच्चा बड़ा होता है, फिर वो काय चिकित्सा में जाता है। तो इसीलिए काय चिकित्सा के बाद में बाल चिकित्सा का वर्णन किया गया। अब बच्चों में ही सबसे ज़्यादा ग्रह बाधा होती है। जो ग्रह हमारे आसपास घूम रहे हैं, है ना, तो यक्ष, राक्षस, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, पितृ और भी जो अलग अलग प्रकार के ग्रह हैं, ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, है ना। अगर मान लीजिए हमारा मन मजबूत है तो वो हमारे मन को कैप्चर करना उनके लिए मुश्किल होता है, एज अगेंस्ट बच्चे को कैप्चर करना इजी होता है। तो बच्चों को ग्रह बाधा इजीली हो जाती है। इस कारण से बाल रोग के बाद ग्रह बाधा का वर्णन किया गया है ना। मतलब ये जो श्लोक है, तो श्लोक में जो ऑर्डर दिया गया है यहाँ पे उस ऑर्डर का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। फिर ग्रह बाधा के बाद शरीर का जो मूल है, शरीर का मूल सिर को माना गया है, तो सिर की रक्षा के लिए ऊर्ध्वांग चिकित्सा यानी कि शालाक्य तंत्र का वर्णन किया गया। शालाक्य तंत्र में मतलब आँख, कान, नाक और ब्रेन, इन सब की चिकित्सा में सर्जरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसीलिए उससे मिलता जुलता जो शल्य तंत्र है उसको शालाक्य के बाद डिस्क्राइब किया गया। फिर इसके बाद शल्य जो है वो तकलीफ देता है, जैसे उसी प्रकार से विष भी तकलीफ देता है ना, इसीलिए अगत तंत्र का वर्णन किया गया। अगर आपको किसी विष को जीतना है तो अगत तंत्र के साथ साथ आपको आपके बॉडी की जो क्वालिटी है ना, उसको भी इम्प्रूव करना होगा। तो शरीर मन की क्वालिटी को इम्प्रूव हम कैसे करते हैं? रसायन से करते हैं। तो नेक्स्ट रसायन का डिस्क्रिप्शन किया गया, और रसायन से मिलता जुलता वाजीकरण है। रसायन जो है वो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इन सब धातुओं की पुष्टि करता है, और शुक्र की पुष्टि वाजीकरण से होती है। तो इस प्रकार से ये 8 अंगों का एक एक करके डिस्क्रिप्शन किया गया है। हिमाद्री कहते हैं कि काय शब्द से सभी अवस्था और सभी अवयवों का ग्रहण करना चाहिए। ओके, और जिस अवस्था और जिस अवयव का अलग से डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है तो उसका समावेश बाय डिफॉल्ट काय चिकित्सा में कर लेना चाहिए। मतलब सपोज मान लो अपन ने हॉस्पिटल खोला, उसमें 8 डिपार्टमेंट खोल दिए, है ना, तो उसमें जो पॉइजन वाले केसेस हैं वो अगत तंत्र ओपीडी में जाएंगे, जो ये क्लेविकल के ऊपर सिर और गर्दन के केस है वो सारे शालक्य तंत्र में चले जाएंगे। और ये सब करते हुए अंत में जो बचता है, मतलब जिसका कहीं पे कुछ अलग से नहीं हो रहा है, वो सारा का सारा बाय डिफॉल्ट काय चिकित्सा के अंतर्गत समावेश हो जाता है। ऐसा हिमाद्री का कहना है यहाँ पर लास्ट लाइन में।
अब हम बात करते हैं दोष की। तो वायु पित्त कफश्चैति त्रयोदोषा समासतः, है ना। तो समासतः मतलब संक्षेप में तीन दोष होते हैं। क्या है ये? वायु, पित्त और कफ। तो दोष क्या है? इस संदर्भ में ग्रंथों में बहुत कुछ कहा गया है और देखें तो कुछ भी नहीं कहा गया। मतलब एग्जैक्टली दोष क्या है इसको समझना बहुत कठिन है प्राइमरी लेवल पे, क्योंकि कहीं पर भी ऐसे स्पेसिफिक नहीं किया गया कि दोष है क्या। तो इसे सबसे आसान तरीका जो है समझने का वो ये है कि हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं चल रही हैं वो सभी कौन करता है? वो दोष करते हैं। ओके। जैसे कि अभी हमने पदार्थ विज्ञान में देखा था कि द्रव्य में गुण होता है और कर्म होता है। तो अगर कोई एक गुण है किसी द्रव्य में तो वो उससे मिलता जुलता या उससे रिलेटेड जो है वो कर्म करता है। तो दोष जो है वो एक प्रकार से द्रव्य है, इसमें कुछ गुण है ना। हर दोष में कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ गुण हैं और स्पेसिफिक सेट ऑफ कर्म हैं। ओके। तो शरीर में जो भी कर्म हैं ये सारे कर्म दोष करता है। अब कर्म अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए सांस लेना है, तो सांस किसकी वजह से आ रही है? वायु दोष की वजह से, है ना। अब वायु दोष अगर अच्छे से काम कर रहा है तो आप अच्छे से सांस लेंगे। वायु अगर विकृत हो गया तो पता चला कि आपकी सांस फूलने लगी, या मान लो आप सांस अंदर ही नहीं आ रही है, या मान लो आप एकदम इस प्रकार से बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो कर्म है सांस लेना ये बिगड़ गया है। तो शरीर में जो भी कर्म है, जो भी एक्टिविटी है वो सारा का सारा दोष करता है। और दोष को समझने के लिए कैसे समझते हैं? तो उसके गुणों से हम समझते हैं, क्योंकि हमने पदार्थ में देखा था गुण्यते आमंत्रिते इति गुणः, मतलब जिसके कारण हम किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या जिसके कारण हम किसी चीज को पहचानते हैं उसे गुण कहते हैं। तो दोष को भी हम गुण से ही पहचानते हैं और कर्मों से पहचानते हैं। बाकी दोष का इंडिपेंडेंट पहचानना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर अरुण दत्त एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि व्याधि का प्रतिकार, है ना, जो हमने यहाँ देखा था चिकित्सा, मतलब धातुओं को, दोष धातु मल को हम स्टेबल करते हैं उसे कहते हैं व्याधि प्रतिकार। तो व्याधि प्रतिकार करने के लिए तीन चीज आवश्यक हैं। क्या? हेतु की जानकारी, लक्षण की जानकारी और औषध की जानकारी। हेतु यानी कि किस वजह से हुआ, लक्षण यानी कि जो उसके साइन एंड सिम्टम्स है ना, वो क्या लक्षण दिखाता है। जैसे आपको पेट में दर्द हो रहा है तो ये क्या? ये एक लक्षण है। और औषधि यानी कि उसकी चिकित्सा, हम उसको कैसे ठीक करते हैं। तो व्याधि प्रतिकार के लिए आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए। जैसे पेट में दर्द हो रहा है तो हेतु क्या है ना, क्यों दर्द हुआ? आपने ज्यादा खा लिया या बिल्कुल भी नहीं खाया, या वो सड़क वाली पानी पूरी खा ली, है ना। फिर लक्षण क्या हो रहा है ना। मान लीजिए उल्टी हो रही है तो ट्रीटमेंट अलग होगा, लूज मोशन है तो ट्रीटमेंट अलग होगा, पेट में दर्द है तो ट्रीटमेंट अलग होगा। तो आपको लक्षण पता होना चाहिए। तीसरा औषधि, आपको औषधियों की जानकारी होनी चाहिए कि अगर अतिसार है, लूज मोशन है, तो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है और इसमें कौन कौन से ड्रग्स का यूज होना है। तो व्याधि प्रतिकार के लिए तीनों की जानकारी आवश्यक है। उसमें जो हेतु है ये दो प्रकार का कहा गया है, एक अंतरंग, एक बहिरंग। बहिरंग हेतु मतलब बाहर का हेतु, जैसे आपने बाहर गए और किसी मधुमक्खी ने आपको काट लिया और आपको दर्द होने लगा, तो ये बाहर का हेतु है ना, एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से वो हुआ। दूसरी तरफ अंतरंग हेतु जो है वो हमारे शरीर के अंदर के हेतु हैं। और ये शरीर के अंदर वाले हेतु जो हैं वो दो प्रकार के कहे गए, एक दोष और ये दूष्य। दोष जो है ये वात पित्त कफ है। क्यों? क्योंकि ये दुष्ट करने की क्षमता रखते हैं, मतलब इनमें कैपेसिटी है कि वो दूसरे को बिगाड़ सकते हैं। और जो दूसरा है दूष्य, है ना, अंतरंग दो है, एक दोष एक दूष्य। तो दूष्य जो है वो दूसरे को दुष्ट करने की क्षमता नहीं रखता, वो केवल खुद दुष्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लासरूम है, तो क्लासरूम में हंगामा होने के हेतु दो प्रकार के, एक तो आपके अंदर के बच्चे, एक कोई बाहर का फैक्टर।
बाहर का फैक्टर जो है, यानी कि जैसे मान लो कोई दूसरी क्लास का बच्चा आके बाहर से दरवाज़ा खटखट करके भाग गया, है ना? तो ये बहिरंग हेतु कहलाता है। जैसे अभी हमने उदाहरण देखा था कि मधुमक्खी ने आपको काट लिया, तो एक्सटर्नल फैक्टर है। और अंतरंग मतलब हमारे अंदर के जो फैक्टर हैं, जो हमारे क्लासरूम के बच्चे हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो दोष, इनमें क्षमता होती है दूसरों को दुष्ट करने की, है ना? कुछ स्पेसिफिक बच्चे होते हैं, यही सारा क्या कहेंगे, कांड करते हैं, है ना? यही दूसरों को पिन मारते के, और मतलब जो भी उत्पात मचाने का काम है, तो इसकी शुरुआत केवल ये गिने चुने लोग करते हैं। तो ये जो गिने चुने लोग हैं, इनके समूह को हम दोष कहते हैं। वायु, पित्त और कफ, ये 3 दोष हैं। और फिर आते हैं दूष्य, मतलब ये दुष्ट हो जाते हैं। मतलब ये जो दूष्य हैं, ये खुद से कोई उत्पात नहीं मचाते हैं। होता है क्लासरूम में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब तक अकेले हैं तब तक वो कोई उत्पात नहीं मचाते, लेकिन जो दोष वाले बच्चे जब आते हैं, उनको पिन मारते हैं, फिर वो कुछ उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रकार से शरीर में भी दोष और दूष्य, ये 2 कैटेगरी होती हैं। दोष यानी कि जो इंडिपेंडेंटली उत्पात मचाने की क्षमता रखते हैं, दूष्य जो इंडिपेंडेंटली उत्पात मचाने की क्षमता नहीं रखते हैं, लेकिन मचाते तो हैं। बस उनको वो डिपेंडेंट है कि दोष आएगा, हमको पिन मारेगा, फिर हम उत्पात मचाएंगे। तो ये जो दोष है, ये क्या है? वायु, पित्त और कफ 3। समासतः मतलब शॉर्ट में 3 है, मतलब वायु, पित्त, कफ 3 शॉर्ट में हो गए। विस्तार में क्या है? विस्तार में इनके भी 5-5 सब टाइप्स होते हैं। हम आगे देखेंगे इनके सब टाइप्स। तो विस्तार में इनके 5 सब टाइप्स भी होते हैं, पर ये पहला चैप्टर है, इसीलिए हम शॉर्ट में केवल इन 3 का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये 3 क्या करते हैं? विकृत होने पर शरीर को नष्ट करते हैं, और अविकृत होने पर, मतलब जब ये नॉर्मल होते हैं, तब शरीर को वर्तन यानी कि धारण करते हैं। वर्तयंती का अर्थ क्या होता है? किसी भी जैसे हमारे मान लीजिए खाना बना रहे हैं अपन, ओके, तो कुकर में चावल है, तो उसको चम्मच से हम चलाते हैं, है ना? तो चलाना जो है उसे बर्तन कहते हैं, इसीलिए उन्हें बर्तन कहते हैं। जो भी किचन में हमारे बर्तन हैं, तो वो वर्तयंती, वर्तयंती मतलब उसको चलाना, उसको क्या कहेंगे, सुचारू रूप से उसकी फंक्शनिंग को मेंटेन करना। तो अगर दोष जो है वो विकृत नहीं है, तो शरीर को वो चलाते हैं, उनकी जो फंक्शनिंग है ना? जैसे पहिया घूम रहा है, तो उस पहिए को जो घुमाने का काम है वो कौन कर रहा है? वो दोष कर रहा है। लेकिन अगर यही विकृत हो गया तो क्या हो गया? वो पहिया डिरेल हो जाएगा, गाड़ी फैल जाएगी, शरीर नष्ट हो जाएगा। विकृत का अर्थ क्या हुआ? स्वभाव प्रच्युत, मतलब जो उसका स्वभाव है, जो उसका नेचर है, वो उस नेचर से हट के कुछ और करने लगे। मतलब वायु का स्वभाव है कि नॉर्मल स्पीड से रेस्पिरेशन लेता रहे, लेकिन अब वो अपने नॉर्मल स्पीड से च्युत हो गया, हिल गया, तो पता चला कि मतलब रेस्पिरेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एकदम इस प्रकार से फास्ट सांस ले रहा है, या हो सकता है सांस आ ही नहीं रही है। देहम ग्रंथि का अर्थ क्या देते हैं? जीवन को हीन कर देना। जीवनहीन मतलब मृत्यु कर देना। वर्तयंती मतलब यापन करना या उसको चलाना, उसको मेंटेन करना, कंटिन्यू करना। तो इसीलिए दोषों के विकृत होने से पहले ही उनको प्राकृत अवस्था में बनाए रखने के लिए यत्न करते रहना चाहिए, है ना? क्योंकि एक बार डिस्टर्ब हो गए तो ज़्यादा दिक्कत देंगे। इसीलिए हमें विकृत होने के पहले ही उस पे वर्क करना चाहिए, जिससे कि वो विकृत ही ना होने पाए। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज दारुण अवस्था आ जाएगी, मतलब डिफिकल्ट टू ट्रीट, ये स्टेज आ सकती है। तो ऑफ कोर्स तुरंत तो नहीं आती है, धीरे धीरे पेशेंट जो है वो उसकी तरफ प्रोग्रेस करता है। पहले तो दोष सारे अविकृत नॉर्मल स्टेज में रहेंगे, फिर विकृत हो जाएंगे, धीरे धीरे स्टेज बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते जो है वो ठीक ना होने की स्थिति में चले जा सकते हैं।